नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, गर्व का दिन है। आज इंडियन फोर्स के शौर्य के लिए शान का दिन है। आज देश के दुश्मनों के लिए चिंता का दिन है और राहुल गांधी के लिए आत्मचिंतन का दिन है, क्योंकि आज राफेल फाइटर जेट भारत पहुंच गए। एक नहीं, 5 राफेल जेट गरजते हुए भारत की धरती पर उतरे। इंडियन एयरफोर्स को 21 साल के बाद कोई फाइटर जेट मिला है। 30 साल से हमारी एयरफोर्स जंगी जहाजों की फाइटर जेट्स की मांग कर रही थी। 30 साल में सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन वायुसेना की मांग फाइलों में दबी रही थी। लेकिन आज आसमान का सीना चीरकर अंबाला के एयरबेस पर टचडाउन करते राफेल फाइटर जेट की शानदार तस्वीरें देश को देखने का मौका मिला। इसलिए मिला क्योंकि आज देश का नेतृत्व नई सोच वाला है, हिम्मत और हौसले वाला है। नरेंद्र मोदी ने बोल्ड फैसले लिए, इसकी काबिलियत उनमें है, हिम्मत उनमें है। इसका नतीजा है कि आज हमारी वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई। आज लोग कह रहे हैं कि इन जंगी जहाजों का वक्त से पहले भारत पहुंचना नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों का सबूत है। आज दोपहर 3:10 पर जब एक के बाद एक 5 राफेल फाइटर जेट्स ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की, अपनी गर्जना सुनाई, तो यह दृश्य देखने लायक था। ये फाइटर जेट 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके हिंदुस्तान आए। अंबाला एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग के बाद राफेल फाइटर प्लेन्स को वाटर सैल्यूट किया गया। मैं आपको बता दूं कि राफेल वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, अनडिस्प्यूटेड है। जैसे ही राफेल विमानों की लैंडिंग हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। इससे वायुसेना की ताकत में क्रांतिकारी बदलाव होगा। ये विमान अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रहेंगे, यहाँ की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे। इसे लेकर भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा उन्हें विश्वास है एयरफोर्स की ये 17वीं स्क्वाड्रन अपने मोटो पर खरा उतरेगी। डिफेंस मिनिस्टर ने बिना नाम लिए चीन को संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल के आने से उन लोगों को परेशानी होगी, ये उनके लिए चिंता का कारण बनेंगे जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। और आखिर में राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल जेट्स का आना सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से मुमकिन हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की सरकार के साथ राफेल को लेकर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट का बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि काफी वक्त से यह डील लटकी हुई थी। डिफेंस मिनिस्टर ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। और राजनाथ सिंह की बात सही भी है, 100% सही। मैंने 40 साल के करियर में बहुत सी सरकारें देखी हैं। नेहरू जी और शास्त्री जी को छोड़कर बाकी सारे प्रधानमंत्रियों के काम को करीब से देखा है। मैं जानता हूं कि इस देश में सेना के लिए जंगी जहाज तो छोड़िए, जीप खरीदना भी बड़ा चैलेंजिंग काम होता था। लेटेस्ट गन तो छोड़िए, हमारे बहादुर जवान बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के लिए तरसते रहे। और सीधी बात है कि राफेल की जो फाइल 15 साल से एक टेबल से दूसरी टेबल पर सरकती रही, किसी ने फैसला नहीं लिया। उस फाइल को नरेंद्र मोदी ने एक्टिवेट किया, अफसरों को काम करने की, फैसले लेने की छूट दी। और नतीजा यह है कि सिर्फ 6 साल के कार्यकाल में न केवल सौदा हुआ, बल्कि आज राफेल जेट भारत पहुंच भी गए। इस फुर्ती का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं तो किसे दें। इसलिए मैं कहता हूं कि आज राफेल की शानदार तस्वीरें अगर पूरा हिंदुस्तान देख पाया, अगर आज राफेल फाइटर जेट्स हिंदुस्तान की जमीन पर आ गए, हमारी एयरफोर्स का हिस्सा बन पाए, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, उनकी दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता है। आज इंडिया टीवी पर जितने भी एक्सपर्ट्स आए, सब ने एक बात कही
कि पिछले 20 साल से हमारी वायुसेना को एडवांस फाइटर जेट की बेहद जरूरत थी, खासकर चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट से मुकाबला करने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत थी। लेकिन पिछले 20 साल से किसी भी सरकार ने डिफेंस डील को क्लियर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना की जरूरतों को समझा, साहस दिखाया, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नए सिरे से डील साइन की। जो डील 9 साल से लटकी हुई थी उसे 2016 में रीनेगोशिएट किया, एक बार फिर से उसकी चर्चा की और फिर 4 साल के अंदर हमारे पास ये फाइटर जेट पहुंचने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस में दलाली की सप्लाई लाइन को काट दिया। पूरा देश इन बातों को सुनकर, राफेल को देखकर, उसकी गर्जना सुनकर उत्साहित है। लोगों को इस पर गर्व है। लेकिन राहुल गांधी जो पहले इल्जाम लगा रहे थे वही इल्जाम उन्होंने आज फिर लगाए। राहुल गांधी ने फिर वही सवाल पूछे जो पिछले 3 साल से पूछ रहे हैं, वही सवाल जिन्हें उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया था, सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। सच तो है कि देश ने राफेल के मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के डील पर मोहर लगाई, क्लीन चिट दी। लेकिन राहुल गांधी आज भी मानने को तैयार नहीं है। 2019 में राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा, कैंपेन पूरी तरह से राफेल डील पर फोकस था। हर रैली में कहते थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, हर जगह चौकीदार चोर है, ये नारा लगवाते थे। बार बार कहते थे नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ डाल दिए। आज भी उन्होंने यही कहा। और मुझे याद है कि अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मोदी सरकार ने जो राफेल की डील की है वो कांग्रेस सरकार के जमाने में हुई डील से सस्ती है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार की डील पहले के सौदे के मुकाबले में 17.08% सस्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल की डील पर नरेंद्र मोदी की सरकार की सौदे पर मोहर लगा दी। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी आज भी वही राग लाप रहे हैं, वही गाना बजा रहे हैं। चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी की जेल में 30,000 करोड़ डाला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान गालियां दी। कई बार तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दूंगा। चुनाव हारने के बाद भी वो इसी तरह की बातें करते रहे। तो मुझे लगता है कि आज उनकी बातों को फिर से याद कर लिया जाए तो अच्छा होगा। क्या क्या कहा था राहुल गांधी ने, इसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं। रक्षा मंत्री का हर अफसर कहता है कि चौकीदार हवाई जहाज जो 526 करोड़ का है उसे नरेंद्र मोदी 1600 करोड़ रुपए के लिए खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि वो अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम को परे किया। नरेंद्र मोदी ने स्वयं अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिया। 30,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने अनिल अंबानी जी को दिलवाए। प्रधानमंत्री जी राफेल डिबेट से भाग गए। भाषण में नरेंद्र मोदी 1 मिनट के लिए राफेल की बात नहीं करता। 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी को क्यों दिए? हिंदुस्तान की एयरफोर्स से आपने पैसा चोरी करके उस चोर को क्यों दिया? नरेंद्र मोदी जी, उस चोर ने आपको क्या दिया? पता है आजकल कांग्रेस पार्टी का मूड कैसे पता लगाता हूं? आप जानते हो मूड को कैसे टेस्ट करता हूं? देखो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, मूड फिट है। राहुल गांधी मूड टेस्ट करते रहे, नारे लगवाते रहे, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। राफेल के नाम पर जब उन्होंने कैंपेन किया तो लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। इलेक्शन कैंपेन में राहुल की कोई ऐसी रैली नहीं थी जिसमें वो ये डायलॉग ना बुलवाते हों। वो बार बार कहते थे मोदी अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सरकार चला रहे हैं, राफेल में मोदी ने घोटाला किया है,
असल में राहुल गांधी को यह समझाया गया था कि बोफोर्स और ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के घोटाले की वजह से, सेना से जुड़ी डील्स की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। ऐसे आरोप लगाकर के बीजेपी सत्ता में आई, इसलिए इसी तरह के इल्जाम कांग्रेस को पावर मिला सकते हैं। और यही राहुल गांधी की समझ की गलती थी। वो समझ नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी को ईमानदारी के सवाल पर, देशभक्ति के सवाल पर जनता के बीच चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए राहुल गांधी आरोप लगाते रहे, ये आरोप टीवी पर दिखाई देते रहे, अखबार में छपते रहे, लेकिन जनता ने उस पर यकीन नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के दौरान राहुल गांधी के इल्जामात का जबरदस्त जवाब दिया, पब्लिक मीटिंग में जवाब दिया, फौजियों के सम्मेलन में जवाब दिया, पार्लियामेंट में जवाब दिया। पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री ने पूरे यकीन के साथ कहा था, एक दिन जब हिंदुस्तान के आसमान में राफेल उड़ान भरेगा तो लोग उसे सलाम करेंगे और उस दिन इल्जाम लगाने वालों को खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। और आज वो दिन आ गया। राफेल आए, उन्हें खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया रिसीव करने गए और इसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने उन 7 पायलट से भी मुलाकात की जो इन विमानों को फ्रांस से उड़ाकर हिंदुस्तान लाए। नरेंद्र मोदी ने जो बात ठीक 14 महीने पहले कही थी, आज वो बात सच साबित हुई। तस्वीरों को देखकर लगा जैसे मोदी ने 1 साल पहले ही इन तस्वीरों की कल्पना कर ली। पहले सरकार चलाने वालों का रवैया सेना को लेकर कैसे रहा, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सेना और देश की सुरक्षा को उन लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया था। शायद शहीदों को याद करके उन्हें कुछ मिल नहीं सकता था, इसलिए उन्हें भुलाना ही उन्हें आसान लगा। साथियों, बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। आश्चर्य की बात है कि चुनाव में करारी हार के बाद, सारी जगह से सवालों के जवाब मिलने के बाद भी राहुल गांधी इसी तरह की बातें करते रहे। आप सोच रहे होंगे क्यों करते हैं, क्यों इल्जाम लगाते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं कि उसका कोई आधार नहीं है। जिस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, उसके बाद भी बार बार राफेल को लेकर नरेंद्र मोदी पर आरोप क्यों लगाते हैं। इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया था दिसंबर 2018 में। यह भी सुनने लायक है। जिन्हें भारत माता के जय घोष से दिक्कत है, जिन्हें देश की परवाह नहीं है, साथियों, मोदी को उन्हें गाली देनी है। मैं जानता हूं मोदी पर वो किसी भी तरह एक दाग लगा देना चाहते हैं, ये भी जानता हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि इसके लिए देश को ताक पर क्यों रख दिया गया है, क्यों देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता बताते हैं कि असल में राहुल को यह समझाया गया कि बीजेपी की ताकत नरेंद्र मोदी की इमेज है। जब तक मोदी की छवि बरकरार है तो राहुल का कोई चांस नहीं है, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। इसलिए मोदी की देशभक्ति पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया जाए, किसी तरह मोदी के दामन पर दाग लगाया जाए।
लेकिन इस पर देश की जनता ने कई बार राहुल गांधी को जवाब दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं समझे, अपनी पार्टी के नेताओं के समझाने पर भी नहीं समझे। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे जिन्होंने राहुल को समझाया था कि मोदी पर करप्शन के इल्जाम कभी नहीं चिपकेंगे, कोई इन पर यकीन नहीं करेगा, कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। लेकिन राहुल गांधी ने न तब सुनी थी और न आज किसी की सुनते हैं। हालांकि मोदी ने जब भी मौका मिला जवाब दिए, तथ्यों के साथ जवाब दिए। अरुण जेटली ने जवाब दिए, निर्मला सीतारमण ने जवाब दिए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें सुनने लायक हैं। हालांकि मोदी की बात सुनाने से पहले आपको आज राफेल की एक और तस्वीर दिखाता हूं। एरो फॉर्मेशन में ये राफेल जेट्स की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने आज दोपहर 2 बजे के बाद इंडियन एयर स्पेस में एंट्री की थी। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये तस्वीर और वीडियो जारी की गई। 5 फाइटर जेट्स हैं जिन्हें सुखोई फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट करते हुए ला रहे हैं और इसके साथ साथ C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद था। इसी विमान के अंदर से ये वीडियो बनाया गया, ये तस्वीरें ली गई और ये शानदार तस्वीरें भारत के एयर स्पेस की, भारत के आसमान की। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो। 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। राफेल फाइटर जेट में स्पीड है, वेपन कैरी करने की शानदार कैपेबिलिटी है। इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, दुश्मन के मुकाबले हमारी एयरफोर्स सुपीरियर हो जाएगी। लेकिन यह भी शुरुआत है। रक्षा के क्षेत्र में, फौज को और मजबूत बनाने के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। जो काम, जो परचेजेस 30 साल से पेंडिंग है, उन सौदों को पूरा करना जरूरी है। यह कड़वा सच है कि 30 साल से रक्षा सौदे सेना की जरूरत के मुताबिक नहीं हुए। हर डिफेंस डील में करप्शन के इल्जाम लगते रहे। जब 10 साल यूपी की सरकार थी, एक एंटनी रक्षा मंत्री थे, तो उन्हें अपनी इमेज का इतना ख्याल था कि उन्होंने डिफेंस डील पर कोई फैसले नहीं किए। राफेल भी इसीलिए नहीं खरीदे जा सके। नरेंद्र मोदी को अपनी छवि पर भरोसा था। जब उनकी सरकार बनी तब उन्होंने रक्षा सौदों पर बड़े फैसले लिए। मोदी ने जिस को रक्षा मंत्री बनाया, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, निर्मला सीतारमण और अब राजनाथ सिंह, इन सब की इमेज ऐसी थी कि कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। इसलिए बड़े फैसले हुए, जल्दी हुए। नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर, देशभक्ति पर और मेहनत पर तो उनके दुश्मन भी सवाल नहीं उठाते। और जिन्होंने उन पर सवाल उठाए, जनता ने उन्हें करारा जवाब भी दिया। इसलिए आज राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में आहुति देने का दिन है। आज अपनी सेनाओं पर गर्व करने का दिन है। आज ये संकल्प करने का दिन है कि हम अपनी सेनाओं को इतना मजबूत करें कि वो दुश्मन को बड़ी आसानी से मात दे सकें, कम से कम नुकसान हो। और सबसे जरूरी यह है कि कम से कम रक्षा के मामलों में राजनीति ना हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला यह कि महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरा यह कि पटना में सुशांत सिंह के पिता की तरफ से जो एफआईआर कराई गई थी, उसके खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है, उसमें इस केस की जांच मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया कि मुंबई पुलिस पहले से ही सुशांत केस की जांच कर रही है। ऐसे में एक ही केस की इंक्वायरी 2 जगह की पुलिस नहीं कर सकती।
हालांकि रिया के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता की शिकायत के बाद बिहार पुलिस की टीम 2 दिन पहले ही मुंबई पहुंच गई थी। आज बिहार पुलिस की टीम ने इस केस के बारे में मुंबई पुलिस से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। अब सवाल यह कि आखिर रिया चक्रवर्ती क्यों चाहती है कि जांच बिहार के बजाय मुंबई पुलिस करे, और सुशांत के परिवार वाले क्यों चाहते हैं कि यह केस मुंबई पुलिस से वापस लिया जाए, इसकी जांच बिहार की पुलिस करे, यह उनकी इच्छा है। इस बारे हमारे संवाददाताओं ने सुशांत के परिवार से बात की, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए सारे सवालों के जवाब दिए। आज सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि मुंबई पुलिस चाहती थी कि सुशांत के परिवार वाले कुछ खास लोगों और प्रोडक्शन हाउसेस के नाम लें, जिससे उन्हें भी जांच के घेरे में ले जा सके। इसके लिए सुशांत के परिवार वालों पर प्रेशर डाला गया। इसीलिए सुशांत के परिवार वालों को मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं है। यकीन तो अब क्या बोलें, जब हमने तो अपने एफआईआर में भी लिखा है कि मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे परिवार के लोगों से भी कह रहे थे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस का नाम बोल दें, 5-6 लोगों का नाम बोल दें, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते थे। जब तक हमको डायरेक्ट एविडेंस किसी के बारे में नहीं हो, हम क्यों किसी को, कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस को हम उसके खिलाफ कुछ बोलें। इसलिए हमारा जो फीलिंग है कि वो जब हमारे हिसाब से क्लियरली हम पॉइंट कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती है, और एक कॉमन सेंस की भी बात है, जो लास्ट में जो आदमी उसके साथ था, राजा जो साल भर से जिसके साथ वो था, और जो उसका सारा मेडिकल कंट्रोल कर रही थी, सारा मेडिकल डॉक्टर में कहाँ जाना है वो कंट्रोल कर रही थी, जो उसको डराती थी भूत प्रेत, उसका सर्वेंट चेंज कर रही थी, उसके बॉडीगार्ड को चेंज कर रही थी, तो उस तरह के जो आदमी के साथ था उसको इन्वेस्टिगेट ना करके अगर आप पूरे बॉलीवुड को इन्वेस्टिगेट कीजिए तो कहीं ना कहीं तो ये बेतुका लगता है। सुशांत के पिता के वकील ने जो कुछ कहा वो गंभीर बात है। मुंबई पुलिस कुछ बड़े लोगों को, कुछ खास प्रोडक्शन हाउसेस को सुशांत की मौत के मामले में क्यों लपेटना चाहती है, इसका जवाब मिलना चाहिए। सुशांत की मौत को 45 दिन हो गए। मुंबई पुलिस 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। यह कैसे हो सकता है? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर 45 दिन के बाद अचानक सुशांत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक साथ इतने सारे इल्जाम क्यों लगा दिए? इतने दिन तक वो खामोश क्यों थे? इसका जवाब सुशांत के एक संबंधी ने कल देने की कोशिश की थी। आज सुशांत के पिता के वकील ने भी कहा कि सुशांत के परिवार के लोगों को रिया के बारे में पता था, लेकिन उसने सुशांत के परिवार वालों को सुशांत से दूर कर दिया था। इसलिए वो मजबूर थे। जब सुशांत की तबीयत खराब थी, उस वक्त भी परिवार वालों ने मुंबई पुलिस से मदद मांगी थी और सुशांत की जान को खतरा बताया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखिए, हम लोग को हिंट पहले भी था। 25 फरवरी को भी परिवार ने डीसीपी बांद्रा को बोला था कि सुशांत अच्छे कंपनी में नहीं है, उनको कुछ हो सकता है उनके साथ, उसमें कड़ी निगरानी रखी जाए, जो लोग उनके आ रहे हैं जा रहे हैं कौन लोग। इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग को इसके बाद ही पता चला, पहले से अंदेशा था। और खास करके जिस तरह से फैमिली को कट करते जा रही थी, और अनफॉर्चुनेटली सुशांत की मां नहीं थी, अगर वो शायद होती तो सब छोड़ छाड़ करके उसके घर जाकर के शायद उसको बचा पाती। लेकिन बहनें अपने अपने लाइफ में बिजी थी। कोशिश सब बहनों ने किया। लास्ट में 8 से 12 एक बहन ने जाके रही भी सुशांत के साथ, लेकिन उसकी छोटी बच्ची थी, 4 दिन उसको संभालने के बाद उसको अपने घर भी वापस जाना पड़ा, जो एक मुंबई में एक बहन रहती थी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग अंदेशा नहीं था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। ये नहीं सोचा था कि इसने इतना दिमाग इसका कंट्रोल कर रखा है, इतना बुरी तरह कंट्रोल कर रखा है, इतना बुरी तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि ये इतना बड़ा कदम ले लेगा। ये बात सही है कि किसी ने नहीं सोचा था कि सुशांत सिंह, जो सफल थे, जो पॉपुलर थे, अच्छा परिवार था, पढ़े लिखे थे, वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे कि आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। रिया चक्रवर्ती को लेकर सस्पेंस इसलिए ज्यादा हुआ कि रिया के सुशांत से करीबी रिश्ते थे, लेकिन रिया ने न तो कोई बड़ी फिल्म की, न वो फिल्म इंडस्ट्री का कोई चर्चित नाम है। आज इंडिया टीवी की एंटरटेनमेंट एडिटर जोयिता मित्रा ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती कर्नाटक से हैं, बेंगलोर में पैदा हुई, पली बढ़ी, उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे। इस वजह से रिया की स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला में हुई। करीब 11 साल पहले 2009 में
रिया चक्रवर्ती ने MTV के एक टैलेंट हंट शो में हिस्सा लिया था। उसमें फर्स्ट रनअप रही थी और फर्स्ट रनर अप रहने का फायदा यह हुआ कि रिया को MTV में ही VJ के तौर पर काम मिला और यह उनकी एंट्री थी एंटरटेनमेंट की दुनिया में। जोयिता मित्रा का कहना है कि यहीं से रिया चक्रवर्ती में बड़ा स्टार बनने के सपने जागे। 3 साल तक रिया को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कोई खास काम नहीं मिला, तो उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढा। 2012 में रिया को पहली तेलुगु फिल्म मिली। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में रिया ने 2013 में कई सारी फिल्में की। पहली फिल्म मेरे डैड की मारुति, इसमें काम किया। इसके बाद रिया को सोनाली केबल, दोबारा, हाफ गर्लफ्रेंड, बैंक चोर और जलेबी जैसी कुछ छोटे बजट की फिल्मों में काम मिला। अब दुर्भाग्य यह था कि ये फिल्में आई और चली गई, न फिल्म चली न रिया चली। रिया के पास काफी वक्त से कोई फिल्म नहीं थी, खाली थी, काम नहीं था। इसी दौरान पिछले साल रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के करीब आई, उनके साथ आकर रहने लगी और फिर एक दिन उन्हें छोड़कर चली भी गई और कुछ ही वक्त के बाद सुशांत की मौत हो गई। क्योंकि 1 साल में सुशांत अपने परिवार वालों से दूर हो गए, रिया ने उनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और इन बातों के सबूत उनके परिवार वालों का दावा है कि उनके पास हैं। इसीलिए सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्पेंडिंग का तो परिवार को पता था, लेकिन परिवार कभी भी उनका फाइनेंस नहीं वो कंट्रोल करता था, ना ही कोई उसमें वैसी रुचि दिखाता था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब मौत हुई तब पता चला कि 15 करोड़ उस अकाउंट से निकला है और उस अकाउंट में शायद बेनिफिशियरी रिया चक्रवर्ती है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी के थ्रू, या डायरेक्टली अपने पास, या कोई अपना लोन रिपे किया है, पता नहीं क्या क्या किया है। अब वो तो छानबीन में ही निकलेगा। जब से सुशांत के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के पैसे और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, 15 करोड़ रुपए पर कब्जा कर लिया, तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, अपने संवाददाताओं से कहा कि इसकी जानकारी हासिल करें, तो कुछ बातें सामने आई जो हैरान करने वाली है। बताया गया कि जब से रिया सुशांत के करीब आई, उसके बाद से रिया और उसके परिवार वालों ने काफी प्रॉपर्टी जोड़ी। रिया के परिवार में 2 कंपनियां खोली। इसमें रिया और सुशांत के अलावा रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती भी पार्टनर थे। सारा पैसा सुशांत का था और दोनों कंपनियों में ज्यादा हिस्सेदारी रिया की फैमिली की थी। दोनों कंपनियां नवी मुंबई के जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी, वो फ्लैट रिया के फादर के नाम पर है। पहली कंपनी का नाम विविडरेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर रिया एक्साइटेड थी। रियलिटी की स्पेलिंग में उनका अपना नाम था। दूसरी कंपनी का नाम था फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। इस कंपनी को बनाने में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का बड़ा रोल था। जिस कंपनी में रिया ने अपना नाम डाला था, उस कंपनी के डायरेक्टर पर रिया थी और सुशांत की मौत से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और इस वक्त जोयिता मित्रा हमारे साथ हैं। जोयिता, बहुत सारी बातें जो आपने मुझे बताई थी वो मैंने शेयर की दर्शकों के साथ में, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिया के पास कोई फिल्में नहीं थी? क्या रिया के जो पिता सुशांत के पिता का ये इल्जाम सही है कि अपना करियर बढ़ाने के लिए उन्होंने सुशांत से दोस्ती की थी? रजत सर, अगर रिया के करियर की बात करें तो मेरे डैड की मारुति से उन्होंने शुरुआत तो की थी और वो भी यशराज की फिल्म थी, और उसके अलावा हर एक 2 साल में उनकी एक फिल्म आती थी। तो हम कह सकते हैं कि उनका करियर ग्राफ जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। और सुशांत से जो मुलाकात की मैं बात कर रही थी वो ये था कि सुशांत से ज़रूर वो रिश्ते में 1.5 साल पहले आई हैं, लेकिन सुशांत के साथ उनकी दोस्ती जो है वो यशराज के वक्त से ही शुरू हो गया था, क्योंकि रिया जो है वो यशराज की फिल्म कर रही थी और सुशांत यशराज के कॉन्ट्रैक्ट में थे, वहाँ के टैलेंट थे। दूसरी बात, जो उनका परिवार जो दावा कर रहा है, हम उसी बेसिस पर चैनल पर हम बात कर रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी जो है रिया रही हैं, उनके क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिया के थ्रू हुआ है।
क्योंकि बीच में रिया जो है वो एक यूरोप टूर में भी गई थी जहां उनका एक एड शूट था। वो उस दौरान ही इन लोगों ने अपना जो रिश्ता है उसे पब्लिक किया था सोशल मीडिया के ज़रिए भी। तो यहाँ का जो पूरा खर्चा है, यूरोप टूर कोई छोटा खर्चा नहीं होता है, सो एक बड़ा खर्चा वहाँ पर भी हुआ है। इसके अलावा भी जितने भी एक्सपेंसेस थे रिया के, वो ज़्यादातर सुशांत के क्रेडिट कार्ड से ही हुआ है। करियर की अगर मैं बात करूं रजत सर, तो उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो जलेबी, जो भट्ट कैंप में उन्होंने किया था। महेश भट्ट उनके मेंटोर बन चुके थे इस फिल्म के बाद। तो इसके बाद उन्होंने अभी कोई फिल्म जो है उसमें नज़र नहीं आई थी। हाँ, एक आने वाली फिल्म है जो कि अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म है। बहुत वक्त से ये फिल्म बन रही थी, उसमें रिया का एक छोटा सा किरदार है। इसके अलावा जो बात बार बार सामने आ रही थी कि कोई भी अगर सुशांत को अप्रोच करता था, और बहुत ही हैरानी की बात है कि जब से ये दोनों रिश्ते में थे उस दौरान सुशांत भी अप्रोचेबल नहीं थे। तो जो भी फिल्में, जो जाहिर सी बात है, जो फिल्में जो उनके पास आती भी थी तो बताया जाता है कि इंसिस्ट किया जाता था कि रिया उस फिल्म में हो। तो अपने करियर ग्राफ को भी बढ़ाने के लिए ये एक जो बात है वो बार बार अब सामने आ रही है, और उनके परिवार ने भी ये दावा किया है और FIR में भी दर्ज किया है। तो करियर तो साथ बढ़ना ही था, साथ साथ पैसे का भी जो एक स्टेबिलिटी होती है या कंफर्ट जोन होता है उसमें रिया थी। तो यही सब कुछ रहा है। और फिल्मों की बात करें तो ऐसा कुछ करियर जो है उनका कहीं जा नहीं रहा था। जो इतना बहुत सारे प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मेरी बात होती है, उन सब का कहना था कि सुशांत के साथ काम करने में प्रॉब्लम ये आती थी कि वो 5-5 दिन के लिए गायब हो जाते थे, वो फ़ोन नहीं उठाते थे और उनका फ़ोन कोई और उठाता। तो ये वही बातें हैं जो इनकी परिवार के लोग कह रहे हैं कि जोयिता ने, रिया चक्रवर्ती ने जोयिता पूरा कब्जा किया हुआ था, उनके थ्रू ही जाना पड़ता था। जी, यही सब बातें जो बॉलीवुड सर्किट्स में जो बातें चलती हैं वो यही है, क्योंकि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेटली अभी जो फ़िलहाल कुछ 1-1.5 साल की मैं बात करूं तो आपने जैसे कहा कि आपकी भी बात हुई है, वैसे ही यहाँ लोग वही कहते थे कि जैसे मेरी आज ही किसी डायरेक्टर से बात हो रही थी सुबह, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि सुशांत को मैंने पूरा स्क्रिप्ट सुनाया था लेकिन उसके बाद उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो नाम चेंज डायरेक्टर्स के साथ भी, मतलब वो उसके बाद वो रिया उस चीज़ को बहुत ओवरटेक कर लेती थी, उस पर स्क्रिप्ट पर बैठती थी। जो ये इंटरफेरेंस था एक एक्टर की ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा था, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सब कुछ मिला करके एक जो सुशांत की ज़िंदगी, एक मिजरेबल लाइफ जो है वो लीड करने लगे थे। जी जोयिता, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त कम है और कोशिश करेंगे कि आपसे लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहें, इंडिया टीवी दर्शकों को बताते रहें। आपका इतना अनुभव है और आपकी जानकारी हमेशा ऑथेंटिक होती है। तो जोयिता, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जांच को लेकर मुंबई पुलिस ने क्या किया। सुशांत के परिवार वालों को अगर मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो इसकी वजह क्या है। एक एग्जाम्पल आज दिखाई दिया। सुशांत के पिता की शिकायत की जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस ने दिन भर चक्कर कटवाए, बहुत सारे कानूनी दावपेच बताए। बिहार की पुलिस की टीम को इस दफ्तर से उस दफ्तर घुमाया। बिहार पुलिस के 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर सुशांत केस की जांच के लिए सोमवार से मुंबई में हैं, लेकिन अब तक जांच के नाम पर वो कुछ नहीं कर सके। आज ये लोग पहले क्राइम ब्रांच के DCP के दफ्तर गए, लेकिन DCP अकबर पठान से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। DCP जोन 9 से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर DCP इंटेलिजेंस की तरफ से ऑर्डर आएगा तभी वो जांच में सहयोग करेंगे। इसके बाद बिहार पुलिस की टीम DCP इंटेलिजेंस से मिलने गए, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि कैमरे पर बिहार पुलिस के अफसर यही कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस से मदद मिल रही है, उम्मीद है जल्दी ही कुछ जानकारी मिलेगी। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। मैंने आपको बता चुका है कि अनुसंधान दोनों अलग अलग है, इसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंट अनुसंधान हो रही है, अनुसंधान हम लोग करेंगे और
सीआरपीसी के तहत सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एक और बात जिसकी बहुत चर्चा रही वो ये कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ दिन पहले सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। अब सुशांत के परिवार वाले भी यही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है वहां की सरकार ये नहीं चाहती। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई पुलिस काबिल है, सुशांत की मौत की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता है। जयप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ में हैं। जेपी, महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये केस की जांच सीबीआई को न सौंपी जाएगी। अब सुशांत के परिवार वालों को मुंबई की जांच पर भरोसा नहीं है, तो आपका क्या अनुभव आया कि जो मुंबई पुलिस की जांच है वो सही दिशा में चल रही है? देखिए रजत सर, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, 45 दिन आज पूरे हुए हैं और 50 लोगों से ज़्यादा लोगों से पूछताछ मुंबई पुलिस की हुई है। आज एक बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि 14 जून को सुसाइड हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का और करीब 16 जून को उनके पिता का बयान लिया गया था, 16 ही जून को उनकी बहन नीतू का बयान लिया गया था, लेकिन दोनों ही बयान में कहीं भी जो रिया चक्रवर्ती है उनको लेकर कोई भी न आरोप लगा था, न 15 करोड़ रुपए की बात आई थी, न ही सीधे तौर पर कोई ऐसा क्लू दिया था परिवार ने जिसको लेकर मुंबई पुलिस अपनी जांच को रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द लेकर जा सके। परिवार ने यही कहा था कि डिप्रेशन में सुशांत लगातार रहते थे और डिप्रेशन की बात ही परिवार ने शुरुआत में बताई थी। अब करीब 45 दिन के बाद अगर परिवार ये आरोप लगा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए लिए, तो ये आरोप पर भी हम जांच करेंगे। अब तक हमारी जांच सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जो उनकी मानसिक बीमारी और जो उनके आर्थिक जो तकलीफ और जो नेपोटिज्म का आरोप है उस पर चलती रही है। तो एक सवाल हमने ये भी पूछा कि अगर रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स को आपने खंगाला होगा, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स को खंगाला होगा, तो दोनों का तालमेल तो आपको पता चला होगा कि कितने पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए। तो उनका कहना था कि हमारी जांच का ये विषय था नहीं, लेकिन अब इस विषय पर मुंबई पुलिस जरूर जांच करेगी। मुंबई पुलिस ने जिन 50 लोगों से पूछताछ की है उसमें बहुत सारे क्लू ऐसे मिले हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के नजदीक जा रहे हैं और कारण का पता मुंबई पुलिस को चला है, लेकिन मुंबई पुलिस उसका खुलासा अभी नहीं करेगी। अभी कुछ और लोगों से पूछताछ करनी बाकी है और मुंबई पुलिस की जांच चलती रहेगी। ये मुंबई पुलिस से जानकारी मिली है रजत सर। जी जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और हम लगातार आपसे टच में रहेंगे। जैसा जयप्रकाश बता रहे थे कि मुंबई पुलिस को लगता है कि उनकी जो जांच है अब तक वो किसी दूसरे रास्ते पर चल रही थी, अब वो रिया चक्रवर्ती के मामले की भी जांच करेंगे। और रिया चक्रवर्ती पर शक इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह अपने परिवार से कट गए थे, पूरी तरह से रिया पर डिपेंडेंट थे, इसलिए परिवार वालों को आज इस बात का बहुत शक है कि क्या रिया सुशांत की लाइफ को कंट्रोल कर रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि रिया ने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए सुशांत का इस्तेमाल किया और जब दोनों के रिश्ते खराब हो गए तो उन्होंने सुशांत को डराया, धमकाया। लेकिन ये सारी बातें अभी तक आरोप हैं। हमें रिया चक्रवर्ती की बात सुनने का भी इंतजार करना चाहिए और इस बात का भी इंतजार करना चाहिए कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या बाहर आता है। सुशांत के पिता ने जो शिकायत की उसका एक असर यह जरूर हुआ है कि जो लोग सुशांत सिंह के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, सुशांत की मौत को कभी नेपोटिज्म से जोड़ रहे थे, कभी आईएसआई से जोड़ रहे थे, कभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी की बात कर रहे थे, ये सब लोग अब खामोश हो गए और इस पूरी जांच को अब एक सही दिशा मिलेगी, इसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए। अब मैं आपको बकरीद के बारे में बता दूं, कोरोना की वजह से बकरीद का रंग फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सरकार की गाइडलाइंस को लेकर काफी कंफ्यूजन है, इससे मुस्लिम भाइयों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। सरकार ने बकरों की ऑनलाइन खरीद बिक्री की मंजूरी दी है, कुर्बानी की परमिशन भी सरकारी गाइडलाइंस का हिस्सा है, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र में बकरों की सप्लाई नहीं हो पा रही। दूसरे राज्यों से आने वाले बकरों से भरे ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है, जिससे मुस्लिमों में काफी नाराजगी है।
इस खबर से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई कि गुजरात से आ रहे बकरों से भरे 35 ट्रकों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इनमें जो बकरे हैं उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्योंकि बारिश का मौसम है, ट्रक रास्ते में खड़े हैं, इसलिए बकरे मर रहे हैं, बेचने वालों का नुकसान हो रहा है और कुर्बानी के लिए बकरे नहीं मिल रहे। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सोमवार से ही इन ट्रक वालों को पालघर और वापी के बॉर्डर पर पुलिस ने रोका हुआ है। इन्हें गुजरात के रास्ते राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में मुंबई थाने, मीरा रोड और वसई विरार में बेचने के लिए लाया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि जब मुंबई में बकरों की कमी होगी तो बकरों की ऑनलाइन बिक्री भी कैसे हो पाएगी। इस बात से उद्धव सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टियां भी नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुख्यमंत्री पर, उद्धव ठाकरे पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। देख लीजिए उद्धव जी, कुछ लोग खुदकशी भी करेंगे। किसानों के साथ, मुसलमानों के साथ आपने जुल्म किया है। आपने कह दिया कि हाँ कुर्बानी होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं, तो कैसे होगी, जानवर नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस सरकार को मदद कर रहे हैं, कहते हैं जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काट खाने को। हम हर बात पे तैयार हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग पूरी होगी, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घरों में नमाज पढ़ेंगे, कुर्बानी बहुत कम होगी, बहुत कम जानवरों की होगी। और आपने हर बात को एग्री किया, आपने कहा कुर्बानी होगी और सब लोग कुर्बानी अपने अपने घरों में करो, अपने इलाके में करो, लेकिन बकरा आएगा नहीं तो कैसे कुर्बानी होगी? कोई सुनने वाला नहीं। 8 मंत्री जाकर के उद्धव जी से बात कर रहे हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं। इसका जवाब हमने शिवसेना से मांगा, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार तो चाहते कि लोग बकरीद और रक्षाबंधन उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन कोरोना के वक्त में लोगों की जिंदगी का ख्याल रखना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई गई हैं। पहले तो हमें सबकी जान बचानी है। यहाँ पर पंढरपुर की यात्रा हो, यहाँ पर हनुमान जयंती हो, यहाँ पर गुड़ी पाड़वा की शोभा यात्रा हो, गणपति उत्सव हो, ये सब जो उत्सव जो है, रमजान भी हुई है बीच में, ये सभी लोगों ने सहयोग किया है ताकि यहाँ पर कोई कहीं भी गर्दी ना हो, भीड़ ना हो। और ये भीड़ के वजह से ये जो कोविड का जो असर है, इसके जो नंबर्स है ना बढ़े, ऐसे समय में सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। असल में कहीं भी कुर्बानी पर तो पाबंदी नहीं है, बकरीद बनाने पर भी पाबंदी नहीं है, बस जगह जगह सरकारों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत दी है। कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर बकरीद मनाने की इजाजत दी है। ज्यादातर राज्यों में यही गाइडलाइंस हैं। ममता बनर्जी थोड़ी अलग है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बकरीद के दिन लॉकडाउन में छूट दे दी है। पश्चिम बंगाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होता है, लेकिन चूंकि शनिवार को बकरीद है 1 तारीख को, इसलिए ममता ने इस शनिवार को लॉकडाउन का आदेश वापस ले लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के गाइडेंस को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो उद्धव ठाकरे को भी उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे मुस्लिम भाई बकरीद मनाएं, खुशी से मनाएं, उत्साह से मनाएं। कोरोना के संकट में थोड़ा बहुत उत्साह, थोड़ी बहुत खुशी भी जरूरी है, लेकिन वक्त ऐसा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की जरूरत है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है कि मुस्लिम भाई इसका ख्याल रख रहे हैं, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसका एक उदाहरण सऊदी अरब में मिला। सऊदी अरब में आज से हज यात्रा की शुरुआत हुई। सऊदी सरकार ने इस बार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज यात्रा रद्द कर दी थी। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों को ही इस बार मक्का जाने की इजाजत है। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी जा रही है। आमतौर पर जब हज होता है तो 20 लाख मुसलमान पूरी दुनिया से इसमें शरीक होते हैं, लेकिन इस साल करीब 8 से 10 हज़ार लोकल लोग ही यहां आ पाएंगे। हज यात्रा से पहले और बाद में जो हाजी होंगे उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा, ये कंपलसरी है।
सऊदी अरब में अब तक कोरोना के 2,70,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर दो बातें मुझे आपको बतानी है, एक अच्छी और एक खराब। खराब बात यह है कि हमारे देश में कोरोना के फैलने की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के केसेस की फिगर 15,31,000 से ज्यादा हो गई है और पिछले 24 घंटे में 48,513 नए केसेस सामने आए। और अच्छी बात यह कि कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 64%, 64% हो गया है। इस बीच सरकार ने आज अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटा लिया जाएगा और 5 अगस्त से जिम और योग इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। लेकिन जहां तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट का सवाल है, ये 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट शोज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रिलीजियस गैदरिंग और पॉलिटिकल रैलीज पर रोक जारी रहेगी। जो इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम्स होंगे उस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा। अब देखिए, सरकार धीरे धीरे बंदिशों को कम तो कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा कम हुआ है। जब बंदिशें कम होती हैं तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए धीरे धीरे हमें कोरोना के साथ जीने की, सावधान रहने की आदत डालनी होगी। अपने आप खुद ब खुद अलर्ट रहना होगा, बार बार हाथ धोने होंगे, मास्क पहनकर बाहर निकलना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना होगा। क्योंकि ध्यान रहे, कोरोना की अभी तो कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन आने में, दवा आने में वक्त लगेगा। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, 2 गज की दूरी, कोरोना से बचने का एक ही रास्ता।